अध्याय 9। रगगेडो का क्रोध उग्र और लापरवाह है। साहसी लोगों द्वारा लिया गया रास्ता पहाड़ियों से होते हुए घाटियों तक जाता था और यहाँ वहाँ इस तरह से घुमावदार था कि वह लक्ष्यहीन लगता था। लेकिन हमेशा ये कम ऊंचाई वाले पहाड़ों की एक श्रृंखला के करीब पहुंचता था और फाइल्स ने एक से अधिक बार कहा कि उसे यकीन था कि रगगेडो की गुफा का प्रवेश द्वार इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच मिलेगा। इस मामले में वह बिल्कुल सही था। सबसे नज़दीकी पहाड़ के नीचे ठोस चट्टान से बना एक भव्य कक्ष था, जिसकी दीवारें और छत हजारों शानदार रत्नों से चमक रही थीं। यहाँ कुंवारी सोने के सिंहासन पर प्रसिद्ध नोम राजा बैठा था, जो शानदार वस्त्र पहने हुए था और एक ही रक्त लाल मानिक से बना एक शानदार मुकुट पहने हुए था। भूमिगत दुनिया के सभी धातुओं और कीमती पत्थरों का राजा रगगेडो एक गोल मटोल छोटा आदमी था, जिसकी लहराती सफ़ेद दाढ़ी, लाल चेहरा, चमकीली आंखें और माथे पर एक तिरछी नज़र थी। उसे देखकर कोई सोच सकता था कि उसे खुश रहना चाहिए। उसकी अपार संपत्ति को देखते हुए कोई सोच सकता था कि उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। धातु सम्राट उदास और क्रोधित था, क्योंकि मनुष्यों ने धरती से इतना खजाना खोदकर जमीन के ऊपर रख दिया था, जहां रगगेडो और उसके नाम की सारी शक्ति उसे वापस नहीं ला सकी। वह न केवल मनुष्यों से बल्कि धरती पर या उसके ऊपर रहने वाली परियों से भी नफरत करता था, और अपने पास मौजूद धन दौलत से संतुष्ट होने के बजाय वह दुखी था, क्योंकि उसके पास दुनिया का सारा सोना और जवाहरात नहीं था। रगगेडो अपनी कुर्सी पर आधा सोए हुए सिर हिला रहा था, जब अचानक वह सीधा बैठ गया, क्रोध से दहाड़ने लगा और अपने पास रखे एक बड़े से घंटे पर जोर से पीटने लगा। ध्वनि विशाल गुफा में भर गई और उससे आगे कई गुफाओं तक पहुंच गई, जहां अनगिनत हजारों नोम अपने अंतहीन कामों में लगे हुए थे। सोना, चांदी और दूसरी धातुएं निकाल रहे थे, या बड़ी भट्टियों में अयस्कों को पिघला रहे थे, या चमकते हुए रत्नों को चमका रहे थे। राजा के घंटे की आवाज सुनकर नोम कांप उठे और एक दूसरे से डरते हुए फुसफुसाई कि कुछ अप्रिय जरूर होने वाला है, लेकिन किसी ने भी अपने काम में रुकने की हिम्मत नहीं की। सोने के कपड़े के भारी पर्दे हटा दिए गए और राजा के उच्च चैम्बरलेन कालिको शाही उपस्थिति में प्रवेश किया। क्या हुआ महाराज? उसने बड़ी जम्हाई लेते हुए पूछा, क्योंकि वह अभी अभी जागा था। ऊपर रगगेडो ने अपने पैर को क्रूरता से पटकते हुए दहाड़ते हुए कहा। वे मूर्ख मनुष्य ऊपर हैं, यही बात है, और वे नीचे आना चाहते हैं। यहाँ नीचे? कालिको ने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? चैम्बरलेन ने फिर से जम्हाई लेते हुए पूछा। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हूँ, रगगेडो ने कहा। मैं हमेशा इसे महसूस कर सकता हूँ जब वे घृणित पृथ्वी क्रॉलर मेरे राज्य के पास आते हैं। मुझे यकीन है कालिको कि नश्वर लोग मुझे परेशान करने के लिए इस समय यहाँ आ रहे हैं, और मैं नश्वर लोगों से कैटनीप चाय से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। अच्छा, अब क्या किया जाए? नोम ने पूछा। राजा ने आदेश दिया, अपने दूरबीन से देखो और देखो कि आक्रमणकारी कहाँ हैं। इसलिए कालिको चट्टान की दीवार में लगी एक नली के पास गया और उस पर अपनी नज़र डाली। नली गुफा से पहाड़ की तरफ जाती थी और कई मोड़ और मोड़ लेती थी, लेकिन चूंकि यह एक जादुई दूरबीन थी, इसलिए कालिको इसके आर पार आसानी से देख पा रहा था, जैसे कि यह सीधी हो। उसने कहा। मैं उन्हें देख रहा हूँ महाराज। वे कैसे दिखते हैं? सम्राट ने पूछा। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इतने अजीब जीव नहीं देखे, नोम ने जवाब दिया। हालांकि ऐसी अनोखी चीजों का संग्रह खतरनाक साबित हो सकता है। एक तांबे का आदमी है जो मशीनों से चलता है। ये तो सिर्फ टिकटॉक है, रगगेडो ने कहा। मैं उससे नहीं डरता। क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही मैं उससे मिला था और उसे कुएं में फेंक दिया था। फिर किसी ने उसे फिर से बाहर निकाला होगा, कालिको ने कहा। और वहाँ एक छोटी लड़की है, डोरोथी। रगगेडो ने डर के मारे उछलते हुए पूछा। नहीं, कोई दूसरी लड़की। वास्तव में वहाँ कई लड़कियाँ हैं, विभिन्न आकारों की, लेकिन डोरोथी उनके साथ नहीं है, नहीं ओज़मा। यह अच्छी बात है, राजा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कालिको की नज़र अभी भी दूरबीन पर थी। मैं देख रहा हूँ, उसने कहा। उगाबू के लोगों की एक सेना है।
वे सभी अधिकारी हैं और तलवारें रखते हैं। और वहाँ एक झबरा आदमी है जो बहुत हानिरहित लगता है और बड़े कानों वाला एक छोटा गधा है। पूह, रुग्गीडो ने चिल्लाते हुए अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, मुझे ऐसी भीड़ से कोई डर नहीं है। मेरे 1 दर्जन नूम उन सभी को एक झटके में नष्ट कर सकते हैं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, कलिको ने कहा। उगाबू के लोगों को नष्ट करना मुश्किल है और मेरा मानना है कि रोज प्रिंसेस एक परी है। जहाँ तक पॉलीक्रोम की बात है तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि रेनबो की बेटी को नोम से चोट नहीं पहुँच सकती। बहुरूपी, क्या वह उनमें से एक है? राजा ने पूछा। हाँ, मैंने अभी उसे पहचान लिया है। तो ये लोग यहाँ किसी शांतिपूर्ण काम से नहीं आ रहे हैं, रुगेडो ने गुस्से से कहा। वास्तव में कोई भी यहाँ शांतिपूर्ण काम से नहीं आता है। मैं हर किसी से नफरत करता हूँ और हर कोई मुझसे नफरत करता है। बिल्कुल सही, कलिको ने कहा। मुझे किसी तरह इन लोगों को मेरे राज्य तक पहुँचने से रोकना होगा। वे अब कहाँ हैं? अभी वे रबर कंट्री को पार कर रहे हैं, महाराज। अच्छा, क्या आपके चुंबकीय रबर तार काम करने की स्थिति में हैं? मुझे ऐसा ही लगता है, कलिको ने जवाब दिया। क्या यह आपकी शाही इच्छा है कि हम इन आक्रमणकारियों के साथ कुछ मौज मस्ती करें? हाँ, रग्गीडो ने जवाब दिया। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अब शैगी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह रबर के देश में था, न ही उसके किसी साथी को। उन्होंने देखा कि उनके आसपास की हर चीज गहरे भूरे रंग की थी और जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह नर्म और लचीला था। फिर भी उन्हें इस बात का कोई संदेह नहीं था कि चट्टानें और पेड़ रबर के थे और यहाँ तक कि जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह भी रबर का बना था। कुछ ही देर में वे एक नाले के पास पहुंच गए जहां चमकता हुआ पानी एक गहरे चैनल से होकर पहाड़ की ढलान से दूर ऊंची चट्टानों के बीच से बहता हुआ चला गया। नाले के उस पार सीढ़ियां बनी हुई थीं, जिन्हें इस तरह से रखा गया था कि यात्री आसानी से एक से दूसरे पर छलांग लगा सकते थे और इस तरह पानी को पार करके दूर किनारे तक पहुंच सकते थे। टिकटॉक आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे उसके अधिकारी और रानी एन थे। उनके बाद बेत्सी बॉबिन और हैंक, पॉलीक्रोम और शैगी, और सबसे आखिर में फाइल्स वाली रोज प्रिंसेस। क्लॉकवर्क मैन ने धारा और सीढ़ियों के पत्थरों को देखा और बिना रुके पहले पत्थर पर अपना पैर रख दिया। नतीजा चौंकाने वाला था। सबसे पहले वह नर्म रबर में डूब गया, फिर वह उछला और टिकटॉक हवा में बहुत ऊपर चला गया, जहां उसने चप्पलों की एक श्रृंखला घुमाई और पार्टी के पीछे दूर एक रबर की चट्टान पर उतर गया। जनरल एप्पल ने टिकटॉक को बंधे हुए नहीं देखा, वो इतनी जल्दी गायब हो गया था, इसलिए उसने भी पत्थर पर कदम रखा, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कलिको के चुंबकीय रबर तार से जुड़ा था और तुरंत तीर की तरह ऊपर की ओर उछल गया। जनरल कोन अगले आए और उनका भी यही हश्र हुआ, लेकिन अब बाकी लोगों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और एकमत होकर उन्होंने स्तंभ को रोक दिया और रास्ते पर पीछे देखने लगे। टिकटॉक अभी भी एक रबर की चट्टान से दूसरी पर उछल रहा था, हर बार जमीन से कम दूरी पर, और जनरल एप्पल दूसरी दिशा में उछलता हुआ जा रहा था। उसकी 3 कोनों वाली टोपी उसकी आंखों पर जमी हुई थी और उसकी लंबी तलवार उसके हाथों और सिर पर वार कर रही थी, जैसे वह इधर उधर घूम रही हो। और वहां जनरल कोन भी दिखाई दिया, जिसका सिर रबर की चट्टान से टकराया था और वह इतना सिकुड़ गया था कि उसका गोल शरीर किसी आदमी के आकार से ज्यादा उछलती हुई गेंद जैसा लग रहा था। बेत्सी इस अजीब दृश्य को देखकर हंस पड़ी और पॉलीक्रोम ने भी उसकी हंसी दोहराई, लेकिन वो जगह गंभीर और हैरान था, जबकि रानी एन उगाबू की सेना के मुख्य अधिकारियों को इस तरह से अभद्र तरीके से उछलते हुए देखकर क्रोधित हो गई। उसने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वे आज्ञा मानने में असमर्थ थे, भले ही वे ऐसा करने में खुश होते। आखिरकार, हालांकि, वे सभी उछलना बंद कर दिया और अपने पैरों पर खड़े होकर सेना में फिर से शामिल होने में कामयाब रहे। तुमने ऐसा क्यों किया? एन ने पूछा, जो बहुत उत्तेजित लग रही थी। उनसे क्यों मत पूछो, शैगी ने गंभीरता से कहा। मुझे पता था कि तुम उनसे क्यों पूछोगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण स्पष्ट है, वे पत्थर रबर के हैं, इसलिए वे पत्थर नहीं हैं। हमारे आसपास की चट्टानें रबर की हैं, और इसलिए वे चट्टान नहीं हैं।
ये रास्ता भी रास्ता नहीं है, ये रबर है। जब तक हम बहुत सावधान नहीं रहेंगे, महाराज, हम सभी को उछाल मिलने की संभावना है, ठीक वैसे ही जैसे आपके बेचारे अधिकारी और टिकटॉक को मिला। तो फिर हमें सावधान रहना चाहिए, फाइल्स ने टिप्पणी की, जो ज्ञान से भरी हुई थी, लेकिन पॉलीक्रोम रबर की गुणवत्ता का परीक्षण करना चाहती थी, इसलिए उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। हर कदम उसे हवा में और ऊपर ले जाता था, जिससे वह हल्के से फड़फड़ाती हुई एक बड़ी तितली की तरह दिखती थी। जल्द ही वह धारा के पार एक बड़ी छलांग और छलांग लगाकर दूसरी तरफ हल्के से और स्थिर रूप से उतरी। यहाँ कोई रबर नहीं है, उसने उन्हें आवाज दी। मान लो तुम सब लोग बिना पत्थरों को छुए धारा को पार करने की कोशिश करो। एन और उसके अधिकारी इस तरह के जोखिम भरे साहसिक कार्य को करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बेत्सी ने तुरंत सुझाव के महत्व को समझ लिया और तब तक ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दिया जब तक कि वह खुद को पॉलीक्रोम की तरह लगभग उतनी ही ऊंचाई पर नहीं पहुंच गई। फिर वह अचानक आगे की ओर झुक गई और अगली छलांग उसे आसानी से नाले के पार ले गई, जहां वह रेनबो डॉटर के बगल में उतर गई। आओ, हैंक, लड़की ने पुकारा और गधे ने आज्ञा मानने की कोशिश की। वह काफी ऊपर तक उछलने में कामयाब रहा, लेकिन जब उसने धारा पार करने की कोशिश की तो वह दूरी का गलत अनुमान लगा पाया और पानी के बीच में छपाक से गिर गया। ही हाओ, वह चिल्लाया, दूर किनारे की ओर संघर्ष करते हुए। बेत्सी उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब खच्चर सुरक्षित रूप से उसके पास खड़ा हो गया तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि वह बिल्कुल भी गीला नहीं था। ये सूखा पानी है, पॉलीक्रोम ने कहा। उसने अपना हाथ धारा में डाला और दिखाया कि कैसे पानी उसमें से गिरता है और उसे पूरी तरह से सूखा छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में, बेत्सी ने जवाब दिया, वे सभी पानी के माध्यम से चल सकते हैं। उसने ओजगा और शैगी को नदी पार करने के लिए बुलाया, उन्हें आश्वस्त किया कि पानी उथला है और उन्हें गीला नहीं करेगा। उन्होंने तुरंत उसकी सलाह मान ली, रबर के पत्थरों से बचते हुए, और आसानी से नदी पार कर ली। इसने पूरे दल को सूखे पानी से होकर गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया, और कुछ ही मिनटों में सभी किनारे पर एकत्र हो गए और नोम राजा के राज्य की ओर जाने वाले रास्ते पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। जब कलिको ने पुनः अपने जादुई दूरबीन से देखा तो वह चिल्ला उठा, दुर्भाग्य, महाराज, सभी आक्रमणकारी रबर देश से गुजर चुके हैं और अब तेजी से आपकी गुफाओं के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। रदगेडो ने खबर सुनकर बहुत गुस्सा दिखाया और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि कई बार, जब वह अपनी रत्न जड़ित गुफा में ऊपर नीचे घूम रहा था, तो उसने रुककर कलिको की पिंडलियों पर लात मारी, जो इतनी संवेदनशील थी कि बेचारा नोम दर्द से चीख उठा। अंत में राजा ने कहा, इसमें कोई मदद नहीं है, हमें इन दुस्साहसी आक्रमणकारियों को हॉलो ट्यूब में गिरा देना चाहिए। ये सुनकर कलिको उछल पड़ा और आश्चर्य से अपने स्वामी की ओर देखने लगा। यदि आप ऐसा करेंगे, महाराज, उन्होंने कहा, तो आप टिटिटी हूचू को बहुत क्रोधित कर देंगे। इसकी परवाह मत करो, रदगेडो ने जवाब दिया। टिटिटी हूचू दुनिया के दूसरी तरफ रहता है, इसलिए मुझे उसके गुस्से की क्या परवाह है। कलिको कांप उठी और हल्की सी कराह उठी। उसकी भयानक शक्तियों को याद रखो, उसने विनती की, और याद रखो कि पिछली बार जब तुमने लोगों को खोखले ट्यूब के माध्यम से खिसकाया था, तो उसने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यदि तुमने ऐसा दोबारा किया तो वह तुमसे बदला लेगा। धातु सम्राट चुपचाप ऊपर नीचे चलता रहा और गहराई से सोचता रहा। 2 खतरों में से सबसे कम खतरनाक को चुनना बुद्धिमानी है, उन्होंने कहा। आपको क्या लगता है कि ये आक्रमणकारी क्या चाहते हैं? लंबे कान वाले श्रोता को उनकी बात सुनने दो, कलिको ने सुझाव दिया। उसे तुरंत यहाँ बुलाओ, रदगेडो ने उत्सुकता से आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में एक विशालकाय कान वाला व्यक्ति गुफा में प्रवेश कर गया, जिसने राजा के सामने सिर झुकाया। अजनबी लोग आ रहे हैं, रदगेडो ने कहा, और मैं उनका काम जानना चाहता हूँ। उनकी बातें ध्यान से सुनो और मुझे बताओ कि वे यहाँ क्यों और किस लिए आ रहे हैं। नोम ने फिर से सिर झुकाया और अपने बड़े कानों को फैलाकर उन्हें धीरे धीरे ऊपर नीचे और आगे पीछे हिलाया। आधे घंटे तक वह चुपचाप खड़ा रहा, सुनने की मुद्रा में, जबकि राजा और कलिको दोनों ही देरी से अधीर हो रहे थे।
अंत में लंबे कानों वाला श्रोता बोला। उन्होंने कहा, शैगी मैन अपने भाई को कैद से छुड़ाने के लिए यहाँ आ रहा है। हाँ, वो बदसूरत, रदगेडो ने कहा। खैर, शैगी मैन का अपना बदसूरत भाई भी हो सकता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो काम करने में बहुत आलसी है और हमेशा मेरे रास्ते में बाधा डालता है। अब वो बदसूरत कहाँ है, कालिको? पिछली बार जब महाराज कैदी से टकराए थे तो आपने मुझे उसे मेटल फॉरेस्ट में भेजने का आदेश दिया था, जो मैंने किया। मुझे लगता है कि वह अभी भी वहीं है। बहुत बढ़िया। आक्रमणकारियों को धातु वन को खोजने में बहुत कठिनाई होगी, राजा ने दुर्भावनापूर्ण प्रसन्नता की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आधे समय तक मैं इसे स्वयं नहीं खोज पाता। फिर भी मैंने जंगल बनाया और हर पेड़ को सोने और चांदी से बनाया, ताकि कीमती धातुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके और मनुष्यों की पहुंच से दूर रखा जा सके। लेकिन मुझे बताओ, श्रोता, क्या अजनबी कुछ और चाहते हैं? हाँ, वास्तव में वे करते हैं, नूम ने उत्तर दिया। उगाबू की सेना आपके राज्य में सभी कीमती धातुओं और दुर्लभ रत्नों पर कब्जा करने के लिए दृढ़ है, और अधिकारियों और उनकी रानी ने लूट को विभाजित करने और उन्हें ले जाने की व्यवस्था की है। जब उसने ये सुना तो रदगेडो ने गुस्से से दहाड़ लगाए और अपनी आंखें घुमाते हुए, दांतों को आपस में टकराते हुए और अपनी भुजाओं को उग्रता से घुमाते हुए ऊपर नीचे नाचने लगा। फिर क्रोध के उन्माद में उसने श्रोता के लंबे कानों को पकड़ लिया और उन्हें क्रूरता से खींचा और मरोड़ दिया, लेकिन कलिको ने राजा का राजदंड पकड़ लिया और उसके पो पर वार किया, जिससे रदगेडो ने कान छोड़ दिए और अपने शाही चेम्बरलेन को सिंहासन के चारों ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। श्रोता ने इस अवसर का लाभ उठाकर गुफा से निकलकर भाग निकला, और जब राजा कलिको का पीछा करते करते थक गया तो वह अपने सिंहासन पर जा बैठा और हौंफने लगा, जबकि वह अपने विद्रोही विषय को दुष्टता से घूर रहा था। बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत दुश्मन से लड़ने के लिए बचाकर रखो, कलिको ने सुझाव दिया। जब ओगाबू की सेना यहाँ आएगी तो भयंकर युद्ध होगा। सेना यहाँ नहीं आएगी, राजा ने खांसते और हाँफते हुए कहा। मैं उन्हें हॉलो ट्यूब में गिरा दूंगा, उनमें से हर आदमी जैक और हर लड़की जिल और टिटिटी हूचू को चुनौती दोगे? कलिको ने पूछा। हाँ, तुरंत मेरे मुख्य जादूगर के पास जाओ और उसे आदेश दो कि वह रास्ता खोखली नली की ओर मोड़ दे और नली के सिरे को अदृश्य कर दे, ताकि वे सभी उसमें गिर जाएं। कलिको अपना सिर हिलाते हुए चला गया, क्योंकि उसे लगा कि रदगेडो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसने जादूगर को ढूंढ लिया और रास्ते को इस तरह मोड़ दिया कि वह सीधे खोखले ट्यूब के खुले हिस्से तक पहुंच जाए, और इस खुले हिस्से को उसने अदृश्य कर दिया। अपने स्वामी के आदेश का पालन करते हुए शाही चैम्बरलेन अपने निजी कमरे में गया और अपने बारे में सिफारिशी पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बताया कि वह एक ईमानदार आदमी, अच्छा नौकर और कम खाने वाला व्यक्ति है। बहुत जल्द उसने खुद से कहा, मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यह निश्चित है कि रदगेडो ने शक्तिशाली टिटिटी हूचू की इस लापरवाह अवज्ञा से खुद को बर्बाद कर लिया है, और नौकरी की तलाश में सिफारिशी पत्र से ज्यादा कारगर कुछ नहीं है।